अच्छा। अब इब्राहिम इब्न सिनन और नरीजी, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारा काम करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री है लाइंस और एंगल्स का, लाइंस की जो लेंथ होती है और एंगल जो होते हैं इनके बीच में, इनके रिलेशनशिप, मुख्तलिफ तरह के इनके आपस में ताल्लुक, वो किस तरह का होता है, कैसे होता है, और मैथमेटिकली इनको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, ये सब ट्रिग्नोमेट्री के जाविये में आता है। तो ये नरीजी और इब्राहिम इब्न सिनन इस ट्रिग्नोमेट्री में काफी सारा काम करेंगे। और फिर उस जमाने में एक और चीज है, आर्ट का लोगों को बहुत ज्यादा शौक था, लेकिन इस्लाम में किसी जिंदा चीज को जिसमें रूह होती है, इंसान या जानवर, इनको आर्ट में दिखाने की इजाजत नहीं है। तो इस वजह से मुख्तलिफ डिजाइन्स आर्टिस्ट उस जमाने के वो क्रिएट करते थे। तो जो ये कैलकुलेशंस होती थी, जियोमेट्रिकल कैलकुलेशंस, 3 साइड वाला ट्रायंगल, 6 साइड वाला हेक्सागन, 9 साइड वाला नोनागन, ये डिजाइन्स फिर वजूद में आई। और इन डिजाइन्स को आर्ट में क्रिएट करने के लिए मैथमेटिशियंस का, रियाजी के जो एक्सपर्ट थे, उनका बहुत बड़ा किरदार है। इतना कि जो मैथमेटिशियंस थे उस जमाने के, 9वीं सदी के, 10वीं सदी के, ये क्लासेस करते थे आर्टिस्ट के साथ, उनको सिखाने के लिए कि मुख्तलिफ जावियों का फायदा उठाते हुए मुख्तलिफ डिजाइन किस तरीके से क्रिएट किए जा सकते हैं। तो बगदाद से जो उस वक्त दारुल खिलाफा था, खिलाफत का, ये बहुत सारी डिजाइन्स निकली। अब आप सोचें कि ये जो साइंसदान थे, मैथमेटिशियन थे, ये आसमानों को देखते थे। आसमानों को देख के इनके जहनों में सवाल आए, उन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मुख्तलिफ मैथ के इन्होंने फॉर्मूले और मुख्तलिफ मैथ के इन्होंने तरीके निकाले। नई मैथ की इन्होंने शाखें निकाली। ट्रिग्नोमेट्री जिस तरह हो गया, अलजबरा जिस तरह हो गया, और पुराने जो यूनानी और मुख्तलिफ इस मजमून में जो नॉलेज थी, इलम, वो उन्होंने बीच में इकट्ठा किया और इस रियाजी के सब्जेक्ट को उन्होंने आगे बढ़ाया मुख्तलिफ तरीकों से। और फिर इस साइंस को उन्होंने आर्ट में मुंतकिल किया और आर्टिस्ट की मदद की। और आप देखें कि उस जमाने की आर्ट और उस जमाने से लेकर आगे 1000 साल तक ये इस्लामी आर्ट में इस तरह की शेप्स ये बहुत नुमाया हमें मिलती हैं। तो ये सब मैथ से शुरू हुआ, साइंसदानों से शुरू हुआ। और ये साइंसदान सिखाते थे उस वक्त के आर्टिस्ट को कि ये शेप्स बहुत सारी इकट्ठी किस तरीके से आप बना सकते हैं, इनको मुख्तलिफ तरीके सिखाते थे। तो ये बहुत अनोखी और जबरदस्त चीज है मेरे ख्याल से। एक इस जमाने में मैथमेटिशियन होगा 10वीं सदी में, जो कि बहुत ही ज्यादा मशहूर होगा, उसका नाम है अबुल वफा। अब अबुल वफा कई चीजों की वजह से मशहूर था। एक तो ये कि ये आर्टिस्ट और आर्किटेक्ट, क्योंकि बिल्डिंग्स में भी ये डिजाइन्स ये पाई जाती थी, आर्टिस्ट और आर्किटेक्ट्स को ये जियोमेट्रिक पैटर्न्स जो हैं, ये डिजाइन ये कैसे बनाने हैं, ये सिखाता था। तो इस वजह से ये मशहूर था। फिर ये मैथमेटिशियन था बहुत ही जबरदस्त। इसने फिर किताबें लिखी मुख्तलिफ जो मैथमेटिशियंस हैं उनके बारे में, उनके काम को इसने समराइज किया और उनके बारे में लिखा। इसमें अल ख्वारिज़मी के बारे में लिखा, यूक्लिड के बारे में लिखा जिसका मैंने जिक्र पहले किया हुआ है, और एक बिजानतीन का मैथमेटिशियन था डियोफेंटोस, इसके बारे में भी इसने लिखा। फिर अरिथमेटिक मैथ की एक शाख है, उसमें इसने काफी काम किया। और इसने मैथ में कई चीजें दरियाफ्त की, मसलन एक स्क्वायर को लेके बहुत सारे और स्क्वायर बिल्कुल एग्जैक्टली उसी साइज के किस तरीके से आप बना सकते हैं, उस तरह की चीजें। ट्रिग्नोमेट्री में फिर इसका भी नाम शामिल होता है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये एक चीज दरियाफ्त करता है ट्रिग्नोमेट्री में, जिसको कहते हैं सीकेंट। और सीकेंट है, एक आप सर्कल को ले लें और या कर्व्ड लाइन को ले लें, और अगर उसके बीच में से आप लाइन खींचें तो वो सीकेंट होती है, जो कि कर्व्ड लाइन को दो जगहों पे काटे। उस कर्व को आप समझ लें, एक सर्कल है, सर्कल में अगर आप कहीं भी लाइन खींचें कि वो सर्कल के दो हिस्सों को टच करे वो लाइन, ताकि वो सर्कल को डिवाइड कर दे दो हिस्सों में, उसको सीकेंट कहते हैं। ये चीज और इसको कैलकुलेट किस तरीके से करनी है, अबुल वफा ने ये चीज इजाद की। इसको उस वक्त वो कहता था डायमीटर ऑफ द शैडो, सीक्रेट नहीं उसको कहता था, यानी कि साये का कतर। अब ये देखें हैरत अंगेज बात, लोग 600 साल बाद कहेंगे कि कोपरनिकस एक साइंसदान था, 600 साल बाद अबुल वफा के, वो कहेंगे सीक्रेट उसने इजाद किया था। इसीलिए ये गुमशुदा तारीख है हमारे मुसलमानों की कि हम इस चीज को प्रमोट नहीं करते। ये बहुत सारे लोगों का कहना यह है
کہ ابو الوفا نے سیکنٹ ایجاد کیا تھا 600 سال بعد کوپرنیکس نے نہیں ایجاد کیا تھا کہ یہ سیکنٹ کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بہت سارے مسلمان میتھمیٹیشنز اور اسٹرونومرز آئے، اور فلکیات کی وجہ سے، اسٹرونومی کی وجہ سے بہت ساری میتھس کی سوچ جو ہے وہ اسلام میں آئی۔ قبلہ کس طرف ہے، سورج کا اینگل کس طرف ہے، زمین کس طریقے سے سورج کے گرد گھومتا ہے، یہ دن کی لمبائی کتنی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ کس طریقے سے ہمیں پتہ لگے گا، یہ سب چیزیں ان کی وجہ سے ہم نے ایک بنیاد رکھی باقی سب مختلف اور سبجیکٹس کو بڑھانے کی۔ یہ میتھ سے شروع ہوئی تھی یہ چیز، اس کے بعد پھر فزکس اور کیمسٹری اور بھی بہت ساری چیزوں کے بارے میں بات کروں گا، لیکن بنیاد جو ہے فاؤنڈیشن وہ میتھ سے شروع ہوئی، اور میتھس کی فاؤنڈیشن فلکیات سے شروع ہوئی۔ اس کی وجہ سے بہت ساری اور راہیں کھلی، نہ صرف اسلامی دنیا میں بلکہ یورپ میں اور پوری دنیا میں، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ستاروں سے یہ کام شروع ہوا اور پھر زمین پر آیا، اور پھر بہت سارے اور مضامین کھلے۔ اب یہ جو ہے میتھ کے بارے میں اور بھی میں کچھ بات کروں گا آگے جب سائنسدانوں کے میتھمیٹیشنز کے بارے میں بات کروں گا، لیکن جو اگلی قسط ہوگی اس کے بارے میں مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے تقریباً جتنی الخوارزمی کے بارے میں جب میں نے بات کی تھی تو مجھے خوشی تھی، کیونکہ یہ میرے سیکنڈ نمبر پہ سب سے فیوریٹ سائنسدان ہے۔ پہلے نمبر پہ میں نے بتایا تھا کہ الخوارزمی تھے، دوسرے نمبر پر ہیں ابن الہیثم، اور میں پھر آپ کو بتاؤں گا کہ یہ میرے سیکنڈ فیوریٹ کیوں ہیں اور ان کا کیا کردار ہے پورے ہیومن ہسٹری میں، کیا مثال ہے ان کی۔ جیسے ہیومن ہسٹری میں زیرو کا استعمال الخوارزمی نے سکھایا تھا ہمیں، تو میں بتاؤں گا آپ کو کہ ابن الہیثم نے ہمیں کیا سکھایا، پوری دنیا کو کیا دیا سائنس کی روح سے۔ تو اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، رمضان کے آخری دن چل رہے ہیں، اور پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اوکے جی، السلام علیکم۔